हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण एंड आई वेलकम यू टू द एपिसोड 2 ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ फ्रांस दैट लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सबसिस्टेंस क्राइसिस ऑफ द पुअर, a growing middle class influenced by the philosophical ideas, and the age of enlightenment that brought the Vaicharik Kranti among the people of France that led to the outbreak of the revolution. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो 5 मई 1789 इस दिन लुइस 16 ने असेंबली बुलाई अपने टैक्स के प्रपोजल को पास करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो बहुत ही राजी खुशी शामिल हो गए इस मीटिंग में, क्योंकि एक तो उन्हें टैक्स देना नहीं था, दूसरा उन्हें ऐसे प्रपोजल पे वोट करना था जो टैक्स लगा रहा था थर्ड स्टेट पर। तो उनके साथ कोई इशू नहीं है। तो ऐसा हुआ करता था कि एक स्टेट के पास एक वोट दिया जाता था। इसका मतलब फर्स्ट स्टेट एक वोट करेगा, सेकंड स्टेट एक वोट करेगा, और 97% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उन्हें सिर्फ एक वोट दिया गया था। इस तरीके से 3 वोट के द्वारा निर्धारित होना था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा दिस इज नॉट करेक्ट, ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कहा कि असेंबली एज अ होल में वोटिंग कराई जाए और एक मेंबर को एक वोट का अधिकार दिया जाए। परंतु किंग ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और विरोध में थर्ड स्टेट वालों ने वॉकआउट कर दिया असेंबली में। किंग को लगा मेरे पास तो 2 वोट है, मैं तो प्रपोजल पास कर लूंगा, और उसने एक बड़ी गलती की, वो है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। और एग्जैक्टली किंग ने किया। तो ये जो कॉमन मैन था, जो थर्ड स्टेट था, इन्होंने 1.5 महीने बाद 20 जून को अब गैदरिंग की एक टेनिस कोर्ट में। अब ये तो कॉमन पीपल थे तो कॉमन जगह गैदरिंग करेंगे, तो टेनिस कोर्ट में उन्होंने असेंबली किया। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम नेशनल असेंबली है और हम ये कसम खाते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर देते। और कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य रहेगा कि मोनार्क के पावर को लिमिट करना, और इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य थे, बट मेन उद्देश्य था मोनार्क की पावर को लिमिट करना। इन सब के चलते राजा को गुस्सा आ गया। लुइस 16 ने बोला कि दिस इज नॉट फेयर एंड लेट मी ब्रेक द असेंबली। तो सबसे पहले तो ये असेंबली जो है ये मैं पारित करा के रहूँगा जो मेरे टैक्स प्रपोजल्स हैं। और दूसरा उन्होंने ट्रुप्स जो गार्ड्स थे, रॉयल गार्ड्स, वो उन्होंने भेज दिए ताकि ये मेंबर्स को अरेस्ट करके लाया जा सके। अब होता ऐसा है कि जुलाई 14, 1789 पेरिस शहर एक अलार्म की स्थिति में है। किंग ने ट्रुप्स बुला लिए है सिटी में, और लोगों में ये अफवाह फैल चुकी है कि आर्मी जो है वो ओपन फायर करने वाली है सिटीजन्स के ऊपर में। तो जो लोग थे वो ऑलरेडी इतने परेशान थे, सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था, टैक्सेस के बोझ के तले परेशान थे, फिलोसॉफिकल आइडियाज ने उनमें वैचारिक क्रांति भर चुकी थी। परंतु जो चिंगारी है बारूद के ढेर पर, वो ये ट्रूप्स ने लगा दी थी। तो एनरिच पीपल बिगेन टू गैदर इन थाउजेंड्स एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। जनता की आर्मी बन चुकी थी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उन्होंने रेड की, आर्म्स ढूंढने लगे। ऐसे ही एक फोर्ट है, फोर्ट कम प्रिजन, जिसका नाम है बैस्टल। यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई बैस्टल के कमांडर और पीपल्स मिलिशिया द्वारा, और कमांडर वाज किल्ड, प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी फ्रांस के इतिहास में। द फॉल ऑफ बेस्टाइल सिंबलाइज द फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी। व्हाट इज ऑटोक्रेसी? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। ये एक सिंबॉलिक फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी था, अभी एक्चुअल फॉल होना बचा था। द फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश्ड, स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स एज अ सोवेनियर। मतलब ये इतना इतना ऐतिहासिक था कि इसके स्टोन फ्रैगमेंट्स लोगों ने बाजार से खरीदे एज अ मेमोरी की दिस वाज विक्ट्री ऑफ पीपल एंड फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी। 14 जुलाई 1789 का इतना ऐतिहासिक था कि बाद में 14 जुलाई को फ्रेंच नेशनल डे ये सेलिब्रेट किया गया, और आज भी फ्रांस में इस दिन छुट्टी होती है। तो फॉल ऑफ बेस्टाइल जो है इसने एक लहर पैदा कर दी थी पूरे फ्रांस में। इवन द नेशनल असेंबली वर टच्ड बाय इट। Immediately after this incident, they abolished the feudal system of obligation and taxes. टीथेस को अबॉलिश कर दिया गया। चर्च की सारी लैंड जो है वो कन्फिस्केटेड कर दी गई, सरकार ने अपने हाथ में ले ली सारी लैंड। फाइनली जो नेशनल असेंबली बैठी थी टेनिस कोर्ट में, जिन्होंने ओथ लिया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा हमने देखा कि लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। नेशनल असेंबली को अधिकार दिया गया लॉज बनाने का। नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ करती थी। पावर एक हाथ
एक हाथ में ना होते हुए अब डिवीजन ऑफ पावर हो गया, लेजिस्लेचर हुआ, एक एग्जीक्यूटिव हुआ एंड एक जुडिशरी हुआ। आप अपने पॉलिटी में या पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ते ही होंगे या पढ़ेंगे कि कैसे डिवीजन ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। परंतु एक चैलेंज ये था कि सिर्फ पुरुष, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड द टैक्सेस, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स बनाया गया। एक्टिव सिटीजन्स मतलब सिर्फ वोट करने का अधिकार उन्हें दिया गया। बाकी सारे मेन जो टैक्स नहीं देते थे और सारे वुमेन, उनको एज अ पैसिव सिटीजन्स रखा गया, मतलब उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर किसी को इलेक्टर बनना है या फिर मेंबर ऑफ असेंबली बनना है तो उसको हायर टैक्स ब्रैकेट में आना उसके लिए जरूरी है। तो अब बात आती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के रेडी है, बट विल किंग एक्सेप्ट इट? तो किंग के पास चॉइस नहीं आ रही, क्योंकि द बेस्टल इंसिडेंट हैड शेकन हिम। फूड राइट्स हो रहे हैं पूरे देश में, वुमेन एंग्री है प्राइजेस को लेके, हार्वेस्ट बहुत ही पुअर है, किसान बहुत ही एग्रेसिव हो चुके हैं, उन्होंने ग्रेन्स होल्डिंग की है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे फ्यूडल लॉर्ड्स के पास वो जला दिए हैं। इसका मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। तो किंग को लगा कि भाई बेटर है इस सिचुएशन में एक्सेप्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्री किया जाए नेशनल असेंबली के साथ। So faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would now on be checked by a constitution. तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे दिखती है। सो आप इसे देखें एंड पॉज करके समझने की कोशिश करें कि कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कैसे नेशनल असेंबली किंग पे कंट्रोल करती है एंड कैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी मिनिस्टर्स की बनती है जो हेल्प करती है डे टू डे एग्जीक्यूशन टास्क में। सो वी विल मूव ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो राइट साइड में आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट राइट्स लिखे हुए हैं। प्लीज गो थ्रू इट वन बाय वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की कोशिश की। वी विल क्विकली रन थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स। तो ये जो राइट्स है इन्हें नेचुरल राइट्स कहा गया। नेचुरल राइट्स मतलब आप कोई स्टेट, क्लास, कास्ट, रिलीजन का होना जरूरी नहीं है। दे आर नेचुरल टू अ ह्यूमन बीइंग, मींस एज सून एज वन इज बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग ही हैज ऑल दिस राइट्स। इट्स अ बर्थ राइट कह सकते हैं आप इसे। एंड इनएलिनेबल मतलब किसी भी सिचुएशन में ये राइट्स लोगों से लिए नहीं जा सकते। दे आर इनएलिनेबल, दे आर नॉन सेपरेबल राइट्स, और स्टेट की ड्यूटी है ये राइट्स प्रोटेक्ट करना। तो देखते हैं क्विकली क्वेश्चन एंड आंसर की अभी तक हमने जो समझा है उसके बेसिस पे। तो विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन? आप कोशिश कीजिए आंसर देने का। विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू सरेंडर द पावर एंड विच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर डिसअपॉइंटेड? या तो ऑब्वियस है बेनिफिट हुआ था एजुकेटेड एंड वेल्दी मिडिल क्लास को, राइट, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, क्योंकि थर्ड स्टेट के मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स केम फ्रॉम द मिडिल क्लास। इनको पावर रिजाइन करनी पड़ी, मोनार्की की पावर गई, क्लर्जी, नोबल्स इनकी गई। डिसअपॉइंटेड थी स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट्स, क्योंकि एक तो उन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं मिला और दूसरा सत्ता में भागीदारी भी नहीं मिली। तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमने देखा कि कैसी सिचुएशन थी फ्रांस की रेवोल्यूशन के पहले, और कैसा बारूद के ढेर में एक चिंगारी की बस इंतजार था जिसमें वो पूरा रेवोल्यूशन फट पड़े। कैसे राजा ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने की कोशिश की, कैसे नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, कैसे नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। बट हम अभी भी ये भी देखते हैं कि कैसे अ मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टिल डिसअपॉइंटेड। तो आगे के सेक्शन में हम, आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ये जो डिसअपॉइंटेड सोसाइटी के सेक्शन है वो कैसे अभी तक हमने देखा कि कैसे लुइस किंग ने एक मीटिंग बुलाने की कोशिश की टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, कैसे नेशनल असेंबली फॉर्म होती है, कैसे फॉल ऑफ बेस्टाइल होता है ड्यू टू फिलोसॉफिकल आइडियाज एंड ड्यू टू सबसिस्टेंस क्राइसिस, और कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होता है फ्रांस के लिए, व्हिच इज फ्रांस इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो डिसअपॉइंटेड सेक्शंस है सोसाइटी के वो क्या कदम उठाते हैं, क्या किंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेगा, और कैसे रेवोल्यूशन के आगे की कहानी इवॉल्व होगी। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। तो दोस्तों हमने इस एपिसोड में देखा स्टेट्स जनरल की मीटिंग और उसके आउटकम, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन एंड इट्स रिजॉल्व टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस, द फॉल ऑफ बेस्टाइल which was at the outbreak of the revolution, and how the France becomes a constitutional monarchy
फिर हमने देखा द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अगले एपिसोड में हम देखेंगे रिवॉल्यूशनरी वॉर एंड पोस्ट वॉर सिचुएशन। ये वॉर क्यों हुई और किसके साथ हुई। द जैकोबियन क्लब, ये क्या चीज़ है। द नेशनल कन्वेंशन, और हम देखेंगे द रीन ऑफ टेरर, किसका टेरर और कैसा टेरर। डायरेक्टरी रूल्स, एंड जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।